हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इस केमिस्ट्री का ये दूसरे लेसन का दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका सिलेबस कितना है 30% कट होने के बाद, और उस टोटल सिलेबस से हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो उस टोटल टॉपिक्स में है तो हमारा अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। जैसे कि बोहर मॉडल में और उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ था, उन लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको पार्टिकल मान लिया था। क्या मान लिया था? पार्टिकल मान लिया था। बाद में प्रयोगों से पता चला कि जो अति सूक्ष्म कण होते हैं वो एक्चुअली में होते क्या है, उनका मास तो बहुत ही कम होता है। तो उस कंडीशन में वो डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर का मतलब कि वो तरंग की भी प्रकृति को शो करते हैं और अपने पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं। जैसे सूर्य से जो किरणें आती हैं, जब हम क्वांटम फिजिक्स का जैसे जैसे हमें पता चला, हमने क्या क्वांटम फिजिक्स के बारे में अध्ययन चालू कर दिया, तो प्लांक एक साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लांक, तो उन्होंने ये बताया कि जो सूर्य से किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, तरंग तो होती हैं। हमने कहा था कि लाइट जो है, लाइट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लाइट क्या होता है, वेव होता है, एक तरंग होता है। लेकिन जब इसी लाइट से कई सारे इफेक्ट ऐसे मिले जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने बताया कि जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, जब प्रकाश को किसी मेटल की सतह पे प्रकाश की कुछ निश्चित आवृत्ति की लाइट या फ्रीक्वेंसीज के लाइट अगर मेटल के सरफेस पे पड़ते हैं तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है, इमिशन होता है। तो यहां से ये हुआ कि अब वेव नेचर के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करना कठिन हो गया। तो फिर बाद में हमने और एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि जो लाइट है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में लाइट आती है हमारे पास। ठीक है, तो उसका भी क्या मिला, हमें डुअल नेचर मिला, द्वैत प्रकृति मिली कि जो भी अति सूक्ष्म कण है वो क्या मतलब कि दोहरी प्रकृति क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे द्रव्य की दोहरी प्रकृति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो जो दोहरी प्रकृति है इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने आपको बता दिया है कि अगर मास है, जहां जरूरत पड़ी वो मास को शो करेगा, पार्टिकल नेचर को शो करेगा, और जरूरत पड़ने पे वेव तरंग की प्रकृति को क्या करेगा, वो प्रदर्शित करेगा। तो ये कैसे प्रदर्शित करेगा, इसके लिए दे ब्रागली ने, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इक्वेशन दिया था कि जो पार्टिकल है या जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर शो करेगा तो उसका एक वेवलेंथ होगा। वो कैसा होगा, ये जो वेवलेंथ होगा वो h डिवाइडेड बाई mv, जहां v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं h और t उसका क्या हो जाए, मोमेंटम हो जाए, संवेग हो जाए। तो इन्होंने ये जो इक्वेशन दिया था डी ब्रागली ने, इसके हिसाब से ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर उसका मास है तो उसका वेवलेंथ और मास दोनों कैरेक्टर शो करेगा, मतलब कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, हम यहां से निकाल सकते हैं, और अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो उसका मास कितना होगा, हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को अगर हम क्या करें, निगमित भी करना चाहें तो आइंस्टीन का एक इक्वेशन है E = mc², सबको पता होगा लगभग। तो E = mc² में उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी पदार्थ को उसके ऊर्जा के समतुल्य क्या कर सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं। कि मतलब अगर कोई पिंड है या कोई भी पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान है तो उसको अगर हम ऊर्जा के रूप में व्यक्त करना चाहें, किसको, उसके द्रव्यमान को, तो हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग है। तो अब यहां से देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो है एनर्जी है उसको हम लिखते हैं जैसे प्रकाश, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं प्रकाश के वेग है और ये ऊर्जा के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो जब लाइट आती है तो उसके जो एनर्जी होती है, उसके पैकेटों की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, h होती है। क्या होती है, h। यहाँ न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, h प्लांक कांस्टेंट होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, s न्यू = mc²। अब आपने पढ़ा होगा कि जो न्यू होता है मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये, उस कंडीशन में c/λ होती है। क्या होती है, c/λ।
तो अब यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करें तो हमें और रिप्लेस करते वैल्यू तो हमें मिलेगा क्या, H अपान सी। अब इस इक्वेशन को m इक्वल टू एच अपॉन सी लेमडा में अगर हम इसको लेमडा के रूप में ट्रांसफॉर्म करें, मतलब वेवलेंथ के रूप में, तो हमें क्या मिलेगा, ये यहां पे रिप्लेस हो जाएगा, m यहां आ जाएगा, h m इंटू सी। यही तो है हमारा ब्रागली इक्वेशन। यहां पे क्या है, जो c है प्रकाश की चाल है, और अगर हम जो हमारा पिंड है अगर इसको जनरलाइज कर दें, हम क्या कर दें, वेलोसिटी भी लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी ब्रागली इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो द्रव्य है वो द्वैत प्रकृति को शो करता है, और उसके लिए इक्वेशन हमारा ये रहा। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, हमारा हाइजेनबर्ग की, एक साइंटिस्ट थे ये, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। मतलब क्या था इसका, यह सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जब कोई भी पदार्थ है जो मूव कर रहा है, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसी भी क्षण उसके पोजीशन और उसकी एनर्जी, मतलब उसके संवेग को क्या कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये इक्वेशन दिया था कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एच अपान 4 पाई, ये इक्वेशन दिया कि अब देखिए यहां डेल्टा एक्स क्या है, अगर उसका जो पोजीशन है डेल्टा एक्स, मतलब कि x2 पोजीशन पे है और x1 पोजीशन पे आया, तो उनका जो डिफरेंस होगा क्या होगा, डेल्टा एक्स से हम डिनोट करेंगे। और डेल्टा पी, P1 मोमेंटम है, P2 किसी पोजीशन पे मोमेंटम, P2 है किसी जगह P1 है, तो वो क्या हो जाएगा डेल्टा पी। तो इन्होंने ये कहा था कि उसका जो गुणनफल होता है वो हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके, h अपान 4 पाई। ये क्या है, कांस्टेंट है, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, और 4 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी भी पार्टिकल का जो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अति सूक्ष्म कण है, उसके पोजीशन और उसके संवेग को हम एग्जैक्टली एक समय डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो उस टॉपिक जैसे कि क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कक्षा का, और हम क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा वो हम देख लेते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आप लोग सोचेंगे सर ये तो सिलेबस में हमारे कहीं है नहीं। तो एक्चुअली में जब हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटम संख्याओं को पढ़ने जा रहे हैं, तो उनकी उत्पत्ति जहां से हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स से हुई है, तो थोड़ा बहुत जानकारी हम क्वांटम मैकेनिक्स के भी बारे में बताना चाहेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि जब मैक्स प्लैंक ने बता दिया जी कि जो लाइट वेव है वो क्वांटाइज है, क्या है, क्वांटाइज मतलब कि फोटॉन, उसको नाम दिया उन्होंने कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश हमारे पास आती है, जो उसके पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करती है। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने अध्ययन चालू कर दिया, तो एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, इन्होंने कहा कि जब पार्टिकल या कोई भी तरंग का भी नेचर शो कर रहा है और पार्टिकल भी नेचर शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम एक ऐसा फंक्शन बनाए, एक ऐसा इक्वेशन बनाए जो उसके पार्टिकल नेचर को भी रिप्रेजेंट करे और उसके वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करे। तो इन्होंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, फंक्शन दिया, जो क्या करता है, उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को प्रदर्शित करता है। तो उस तरह से क्या हुआ, इन्होंने एक जो इक्वेशन दिया, H psi इज इक्वल टू E psi। क्लियर है, यहां पे क्या, ये ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और ये फलन है, वेव फंक्शन, क्या है, वेव फंक्शन है, और ये है एनर्जी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोलेंगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जब आप गणित मतलब कि जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ऑपरेटर्स के बारे में मतलब ऑपरेटर्स के बारे में मैथ में पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, और ये फंक्शन है वेव फंक्शन, इसको फिजिक्स में भी सॉल्व कराया जाएगा हायर क्लासेस में, ठीक है। तो इन्होंने ये एक इक्वेशन दिया श्रोडिंगर ने, इसके लिए इनको 1933 में नोबेल प्राइज भी दिया गया इस इक्वेशन के लिए और ये खोज के लिए, क्वांटम फिजिक्स। तो इन्होंने क्या कहा कि जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसके पार्टिकल नेचर को और उसके वेव नेचर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या किया इन्होंने, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो कुछ अलग अलग, मतलब कि अलग अलग मान के लिए, फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए डिफरेंट डिफरेंट मान मिले, तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, क्वांटम संख्याएं बोल दी। क्या बोली, क्वांटम नंबर्स बोल दिया, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं श्रोडिंगर वेव फंक्शंस का एक सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और पोजीशन को क्या करता है, व्यक्त करता है कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, तेजी से घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा और उसका पोजीशन क्या है, कैसा है, कहां है, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटम यांत्रिकी के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं हम क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर ये वे संख्याएं होती हैं जो क्या करती हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा उसकी स्थिति को प्रदर्शित करती हैं या बताती हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्वांटम नंबर आर दोज नंबर हु रिप्रेजेंट, या एक्सप्लेन लिख लीजिए, बेटर वर्ड होगा, एक्सप्लेन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और ऊर्जा को क्या करते हैं, ये बताते हैं। अब मैंने आपसे चूंकि बताया है अभी जस्ट पहले कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे 3 क्वांटम नंबर मिले थे। क्या मिले थे, 3 क्वांटम नंबर, ठीक है। एक चौथा क्वांटम नंबर बाद में 3 क्वांटम नंबर के रिलेट करने के बाद एक अलग क्वांटम नंबर आया जिसको बाद में इसी में इंक्लूड कर लिया गया, और टोटल क्वांटम नंबर्स की संख्या कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई, ठीक है। तो पढ़ते हैं उन क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि जब आप परमाणु की संरचना के बारे में हमें पता चल गया कि बीच में नाभिक है और उसके क्या है, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जो कक्षाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, n बराबर 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट करते चले जाते हैं, n बराबर 4। तो ये जो मुख्य कक्षाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्याएं बोलते हैं, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। मुख्य क्वांटम, अब देखिए चूंकि n बराबर 1 2 3 और जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे जैसे कक्षा में n 1 2 3 का मान बढ़ता जाता है, ऊर्जा लेवल क्या होता है उसका डिफरेंट हो जाता है, भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n है, ये क्या बता रहा है कि उसकी ऊर्जा स्तर के बारे में और उस परमाणु के आकार के बारे में भी बता रहा है। अगर n बराबर 4 होगा तो मतलब क्या है, परमाणु हमारा क्या है, बड़ा है। n बराबर 3 तक होगा तो परमाणु क्या है, छोटा है। n बराबर 2 तक ही होगा अगर, तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ n इक्वल टू 2 तक ही होगा, तो मतलब क्या है, हमारा एटम छोटा है। तो उस तरह से मुख्य क्वांटम संख्या हम कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर तथा परमाणु के आकार को क्या करती है, प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है, ठीक है।
इसे n से प्रदर्शित करते हैं और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 होता है और इसे k l m n भी कहते हैं। जैसे ये पहले के लिए k, दूसरे के लिए l, तीसरे के लिए m, चौथे के लिए n, आगे फर्दर ऐसे क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरी क्वांटम संख्या। दूसरी क्वांटम संख्या है हमारा दिगंशी। एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है किसी कक्षा के उप कक्षा की ऊर्जा स्तर को क्या करता है, बताता है। जैसे जो n इज इक्वल टू 1 है उसके लिए इसे l से रिप्रेजेंट करते हैं तो l का मान क्या होगा, 0 होगा, और n इज इक्वल टू 2 के लिए l का मान 0 और 1 होगा। इस तरह से जब हम क्या देखेंगे कि जैसे हमने एटम न्यूक्लियर बना लिया, नाभिक बना लिया, और अगर हमने ऐसे क्या किया, कक्षाओं को बना लिया, तो इन कक्षाओं में भी क्या होगा, ऐसे अपना लाइनिंग होगा। लाइनिंग मतलब कि एक फील्ड होगा, जनरेट होगा, तो इसमें भी क्या होंगे, ये sp ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है कि वह 3 डायमेंशन स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो हमने क्या किया, चूंकि हम यहाँ पे 2 डायमेंशन है और हम सिर्फ एक लाइन खींच के ही, चाक से एक लाइन खींच के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ऐसे एक त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, बोर्ड पे एक लाइन खींच दिया, इसका मतलब क्या है, आप ये कभी भी मत समझिएगा कि इसी लाइन पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या है, पार्टिकल नेचर में एग्जैक्ट पोजीशन, अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हमने कि एग्जैक्ट पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, बता नहीं सकते। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इतने क्षेत्र में क्या हो सकता है, पाया जा सकता है। इस कक्षक में, ऑर्बिटल में क्या होगा, पाया जाएगा। ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशन स्पेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा है। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर है। जब हमने क्या किया, एक सेल बनाया, मुख्य मतलब कि मुख्य क्वांटम संख्या बनाई, उस क्वांटम संख्या को भी क्या किया, उप ऊर्जा स्तरों में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जो उप ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, दिगंशी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 1 के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या l की वैल्यू 0 होती है, और यही ऑर्बिटल के शेप को भी बताता है। क्या करता है, शेप को बताता है, और ऑर्बिटल्स के नंबर्स को बताता है। क्या करता है, नंबर्स को। जैसे n इक्वल टू 1 के लिए l इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कक्षक होगा जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर 2 के लिए l के 0 और 1 मान है, तो 0 के लिए हमने s कर दिया, और 1 के लिए हमारे पास क्या आता है, p कक्षक आता है। क्या आता है, p कक्षक। ठीक है, n इक्वल टू 3 जब आएंगे तो वहां पे l का मान क्या हो जाएगा, 0 1 और 2, तो 0 को s, 1 को p और 2 को d से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर n इक्वल टू 4 के लिए l के वैल्यू क्या मिलेंगे, 0 1 2 3, तो s p d f, ये क्या होंगे, हमारे ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे, s p d f ऑर्बिटल होंगे। जैसे पहली कक्षा में हमें क्या मिला, पहली कक्षा में सिर्फ s ऑर्बिटल मिला, दूसरी में हमें s और p मिलेगा, और जब ऐसे आगे बढ़ जाएंगे तो तीसरी कक्षा में हमें s p d ऑर्बिटल मिलेंगे। मतलब क्या है ऑर्बिटल का, मैंने कहा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन स्पेस है। यहाँ पे s वाले ऑर्बिटल में, यहाँ इतने दूरी में क्या होगा, हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन। जब दूसरी कक्षा में जाएंगे तो s p d 3 ऑर्बिटल है, मतलब कि 3 तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनों की, मतलब 3 रीजन बन जाएंगे हमारे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाने की प्रायिकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या, जो किसी मुख्य क्वांटम संख्या की उप ऊर्जा स्तर को क्या करता है, बताता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हुआ, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या हुआ सर। तो
तो चुंबकीय क्वांटम संख्या में क्या है कि जब हमने अभी यहाँ पे जस्ट मैं ये बार बार फिगर बना रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ऐसे करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और डिफरेंट डिफरेंट सेल हमने बना लिए। तो अब ये तो सेल जो होंगे मुख्य क्वांटम संख्या हो गई n=1 या KLMN। अब हमने क्या देखा कि इस मुख्य क्वांटम संख्या में भी क्या है, उप का मतलब कोष है। अगर इसे हम कोष बोलते हैं तो इसके अंदर भी क्या है, कोष है, उपकोष है। तो उपकोष के में S, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो उपकोष है S और P, इसमें क्या हो जाएगा SPD, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दो, तीसरे के लिए तीन, चौथे में क्या हो जाएगा SPD और F। क्या मिलेंगे हमें, चार उपकोष मिलेंगे, ठीक है। अब इन उपकोषों में जो ऑर्बिटल है मतलब SPD, इन ऑर्बिटल की कितनी संख्या होगी, जैसे कहते हैं कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये ऑर्बिटल के अभिविन्यास और उनकी संख्या को क्या करती है, बताती है, रिप्रेजेंट करती है। अब ध्यान दीजिए कैसे, n=1 के लिए L का मान क्या होता है, L=0, ठीक है। n=2 के लिए L क्या होता है, 0 और 1। अब ये क्या हो गया S और P। अब M की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 है तो M की वैल्यू भी 0, लेकिन अगर L=1 है उस कंडीशन में M की वैल्यू क्या होगी, +1 से 0 और सॉरी ऐसे लिखते हैं -1 0 और +1। क्लियर, ये आसानी से समझ में आएगा, ये नंबर सिस्टम में आप समझ जाएंगे इसको। तो -0 +1 भी अगर पहले लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके M के कितने मान मिले, L=1 के लिए M के 3 मान मिले। क्या मिले, 3 मान मिले। इसको इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं M के कि 2L+1 हमेशा क्या मिलेगा, 2L+1। अब देखिए अगर हम n=3 लेते हैं, अगर n=3 लेते हैं हम यहाँ पे, तो L के कितने मान मिलेंगे, 0 1 2। तो अब इस कंडीशन में हमारा M का कितना मान मिलेगा, M का कितना मान मिलेगा, 2L+1 मतलब कि 2, इसके लिए बात कर रहे हैं हम P के लिए, सॉरी D के लिए, यहाँ पे S P के लिए 1 है, D के लिए 2 है। तो 2 × 2 + 1 कितना होगा, 5 होगा। मतलब कि अब D जो कक्षक है उसके उप कक्षकों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। क्या होगी, 5 होगी। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे सेग्रीगेट कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, D कक्षक हो जाएगा। ऐसे ही जब P के लिए 3 मिल रहा था, 3 मान मिल रहा था, तो हम क्या करते थे, उसको 3 कर सकते हैं ऐसे P के लिए। S के लिए चूंकि हमारा 0 है, 0 2L+1 में अगर L को 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो S के लिए हम एक सिंगल बॉक्स बनाएंगे या उसका वेव फंक्शन या यूं कहिए से सिंगल ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है कक्षकों की अभिविन्यास और ऊर्जा स्तर को बताता है। इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है कक्षकों की संख्या और उनकी अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चौथा है हमारा प्रचक्रण क्वांटम संख्या। प्रचक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। मैंने अभी बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो हमें 3 मान मिले थे, 3 मान के लिए हमने 3 क्वांटम संख्याएं बना दी। लेकिन जब अभी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्प्लिटिंग को देखा गया तो हमें यह लगा कि इन 3 संख्याएं ही उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, हमें एक कोई और भी संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो उस संख्या को क्या बताया गया, प्रचक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे उलेन ब्लैक ने, उलेन ब्लैक एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज उलेन ब्लैक थे, उन्होंने बताया कि जो चौथी क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर है। और इन्होंने क्यों बताया ये, कि एक्सप्लेन ऐसे किया कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, जो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं तेजी से, जैसे अगर ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये अपने दूरी पर भी क्या कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। जैसे हमारी सौर मंडल में पृथ्वी जो है सूर्य का चारों चक्कर लगाती है लेकिन अपने अक्ष पे भी घूमती है, तो इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया सौर मंडल वाला ही कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है नाभिक जो सूर्य की तरह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और अपनी
एक्सिस पे भी क्या करना है, मूव कर रहे हैं, इनका अपनी धुरी पे भी एक चक्रण है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर को बताया। तो कहा कि स्पिन क्वांटम नंबर वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को क्या करती हैं, बताती हैं, और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और दक्षिणावर्त या वामावर्त चक्रण, चूंकि दो ही तरह से चक्र हो सकता है ना घूमना, या तो वो क्या करे क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो तरह से घूम सकता है। तो उस कंडीशन में उन्होंने -½ और +½ करके रिप्रेजेंट किया कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। और जब हम फीलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में और सब ऑर्बिटल में, तो क्या लिखते हैं हम, अगर माइनस लिख रहे हैं या प्लस लिख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे की चक्रण क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया चारों क्वांटम संख्या के बारे में। अब चूंकि जब बात हम इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर की ही कर रहे थे, तो वे सभी कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभार पूछ देता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। तो वे सभी कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है, एक बराबर होती है। जैसे कब बराबर होगी, जैसे सपोज करिए अगर हमने p वाला ऑर्बिटल लिया, तो अभी हमें पता चला है कि p के लिए क्या होता है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और l की वैल्यू 1 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का मान कितना होगा, 2l + 1, मतलब क्या होगा 3, यानी कि 1 2 3। अब अगर हम इसे क्या करें, px py और pz से डिनोट करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो इनकी ऊर्जा स्तर अगर सबकी बराबर है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है। एक और प्रभाव आता है, एक और टॉपिक है हमारा छोटा सा, परिरक्षण प्रभाव, जो हायर क्लासेस में आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी, स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये नाभिक बनाया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब ये मत कहिएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया, या इस कक्षा में अपने जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, मैंने ये बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये नाभिक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, प्लस है। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, किसके लिए, यहां के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या होगा, यहां के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, पहले तो माइनस माइनस है, इसको रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दूसरी चीज, इसका जो प्लस वाला इफेक्ट यहां पे जितना होना चाहिए वो उतना नहीं मिलेगा। क्या करेंगे, ये उसको शील्ड की तरह काम करेंगे। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, अगर कोई मुझसे गले मिलने आए, तो पहला एक आया मुझसे गले मिल लिया, फिर उसके पीछे एक आएगा, अगर मुझसे गले मिले, तो हमारे हाथ क्या है, एक हमारे हाथ की भी एक सीमा है जितनी ज्यादा फैल सकती है। तो अब क्या होगा, दूसरा आदमी अगर हमें गले लगाना चाहे, तो जो पहले से गले लगा हुआ है वो क्या होगा, उसके लिए शील्ड का काम करेगा ना, उससे हम उतनी अच्छे से गले नहीं मिल सकते जितना कि पहले वाले से मिल सकते हैं। तो क्या होगा कि ये बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शील्ड का काम करेंगे। ठीक है, तो ये है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। ध्यान दीजिएगा, आपके परीक्षा में अक्सर पूछता है कि पाउली का अपवर्जन, हुंड्स का नियम और आफबाउ का नियम क्या करिए, बताइए, उसकी व्याख्या करिए। तो इस तरह से आप परिभाषित करिए। तो अब हम क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हमने ये पढ़ा है कि एक हमारा नाभिक होगा और उसमें क्या होगा, एक 3 डायमेंशन फील्ड होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी। तो हमने ये इस फील्ड को
एक समराइज रूप में क्या कहा, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n रिप्रेजेंट किया, और जब इसको फर्दर हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो पता चला n इक्वल टू 1 के लिए l का मान मतलब क्या है हमारा 0 है, यहाँ पे s मिला, n इक्वल टू 2 के लिए l के दो मान मिले 0 1, तो s और p मिला, इसमें spd मिला। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब s को हमने क्या किया कि एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल है, यहाँ s का एक p के 3 और d के हमारे कितने मान मिल रहे हैं, 5 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। ये 5 कैसे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की सहायता से। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होगी, ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग जो हो रही है उसका तरीका क्या है, कैसे हो रही है, इसके लिए पाउली का अपवर्जन आया, अपवर्जन नियम आया, हुंड का नियम आया और अफबाउ का नियम आया। ठीक है, तो पाउली का अपवर्जन का नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कौन, n प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, l एजीमुथल क्वांटम संख्या, m मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और s स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों संख्याएं क्या होती हैं, कभी भी समान नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए, पाउली का जो अपवर्जन नियम है ये कहता है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, अगर हमने n का मान 1 ले लिया, क्या लिया, n का मान 1 ले लिया, तो l का मान क्या मिलेगा हमें, l का मान 0 मिलेगा। अब 0 मिला तो m का मान भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जब आते हैं s में, तो अभी हमने पढ़ा कि s स्पिन है तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस हाफ का रहा या प्लस हाफ का रहा। तो इस तरह से चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी, कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। क्लियर है, अगर 3 समान हो गई तो एक क्या होगा, हमेशा डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम था। आते हैं दूसरा नियम, अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो किस कक्षा में पहले जाएंगे, किस ऑर्बिटल में पहले भरेंगे। ठीक है, तो अफबाउ का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में क्या होंगे, भरेंगे या जाएंगे। अब सबसे कम ऊर्जा स्तर का मतलब क्या हुआ, कैसे निकालेंगे कि सबसे कम ऊर्जा स्तर का कौन सा है, तो सबसे आसान तरीका है n प्लस एल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहां के लिए n का मान क्या है, 1 है, और l का मान क्या है, 0, तो इसके लिए n प्लस l की वैल्यू क्या आ गई, 1 आई, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, इसमें जाएगा। इसके लिए n का मान क्या होगा, n इक्वल टू 2 होगा और l का मान 0 और 1 होगा। तो अगर n इक्वल टू 2 के लिए l 0 वाला लेते हैं तो इसका मान 2 आएगा, और जब 1 लेते हैं तो क्या आएगा, मान 3 आएगा। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होने के बाद कहां जाएगा, फिर दूसरे कक्षा में जाएगा। दूसरी कक्षा में जाने के बाद यहां अगर पूरा भर गया स्थान जितना है इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तीसरे में जाएगा। तो ये उन्होंने बताया था कि अफबाउ ने कि जब इलेक्ट्रॉनों का फीलिंग होगा तो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब देखिए एक एक्सेप्शन केस आता है कि कंफ्यूजन एक तरह से होती है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए, किसी दो कक्षा के लिए क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे अब n इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो l का मान क्या आएगा, 0 1 2। तो जब n प्लस एल की वैल्यू यहां पे लेंगे ये, तो ये भी 3 हुआ, और जब 2 वाली दूसरी कक्षा में l इक्वल टू 1 के लिए तो यहां भी क्या हुआ, 3 हुआ। तो इस केस में दोनों जो कक्षाएं हैं या कक्षक हैं उनकी ऊर्जा स्तर क्या है, समान है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि अब तो भाई दोनों की जो ऊर्जा n प्लस एल की वैल्यू क्या है, 3 3 बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा। तब हम वहां पे कहेंगे कि जो n का सबसे कम मान होगा, मतलब अब यह n का कौन सा मान कम है, 2, 3 से छोटा है, तो
अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले इस वाले कक्षा में जाएगा, उसके बाद इसमें। मतलब जिन दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान आता है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाते हैं जिसमें n का मान क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वाउ का नियम हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हुंस का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है हमारा, हुंड का नियम ये कहता है कि जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, युग्मन होगा, जैसे जो p ऑर्बिटल हमने बनाया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होगी, मतलब क्या हमने अभी बताया ना कि अब प्लस माइनस दोनों, प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो क्या होंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो हुंड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनों की जो पेयरिंग होगी तब तक नहीं होगी जब तक कि किसी कक्षक के जो उपकोष के जो सभी कक्षक हैं वो क्या हो जाए, फुलफिल ना हो जाए, पूर्ण रूप से क्या है, भर न जाए। मतलब कि अब ये कक्षक है तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए एक तो भर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा, वो क्या होगा, पहले यहां जाएगा, फिर तीसरा आया वो यहां आएगा, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब उनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। इस तरह से ये कह सकते हैं कि किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। भाई पेयरिंग तभी तो होगा जब क्या हो जाए, सब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा उसके बाद ही पेयरिंग होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सबसे ज्यादा। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अब हम जब चारों क्वांटम संख्याएं पढ़ ली हैं तो किसी भी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसकी स्थिति को अब हम क्या करेंगे, बताएंगे यहाँ पे कि हाँ उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्या है, मैग्नेटिक क्या है। तो उस तरह से अब क्या करेंगे, हम किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, सबसे पहला हाइड्रोजन 1H1, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे नाभिक हो जाएगा, और नाभिक के बाद जो पहले ही ऊर्जा स्तर होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले ही मुख्य क्वांटम संख्या, पहली कक्षा क्या हुई, जो कोष है वो कहां पे आया, 1, तो इसके लिए n=1 होगा। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो अब n के लिए 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए n=1 के लिए l का मान क्या आएगा, 0। अब 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s को, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे s लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, s हो गया। अब m, l=0 के लिए m का मान भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब s के जो उपकोष होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद स्पिन क्या होगी, स्पिन चक्कर हाफ, माइनस हाफ या प्लस हाफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 1s1। यहां ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, ये क्या बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है कि उस जो उपकोष में, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अब अगर हम आते हैं हीलियम के लिए 2He4, अब इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि देखिए s जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, माइनस हाफ मानिए या प्लस हाफ मानिए, दूसरा क्या हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अब ये पहले वाले ही ऊर्जा स्तर में क्या होगा, मैक्सिमम एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा। तो अब उसके लिए क्या हो जाएगा, 1s2। क्लियर है। नेक्स्ट
अगर सपोज करिए हमें क्या निकालना हो, सोडियम के लिए निकालना हो, सोडियम 11, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, और ये इसकी क्या होगी, कक्षाएं होंगी। तो अभी हमने पढ़ा कि जब एक कक्षक में क्या होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक s है तो s के लिए m का मान क्या है, 0, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर आगे आएंगे s p और d। अब p के लिए m का मान कितना है, 3, मतलब p में कितने हैं, उपकोष है, 3 उपकोष है। 3 उपकोष के मतलब के लिए अब क्या बनेगा हमारा, 3 गुणे 2 6 इलेक्ट्रॉन। p में कितने आएंगे, 6, और d में कितने आ रहे हैं, d के लिए क्या हो जाएगा हमारा, +2 +1 0 -1 -2 5 बनेंगे, तो 5 के लिए 10, मतलब d में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और f में ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले में सिर्फ s है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें sp है तो दोनों का मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तीसरे वाले में sp_d है तो सबका मिला के क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे तो पहले कोष में क्या आ जाएगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर गया। फिर अब दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दूसरे कोष में जाने से पहले क्या होगा, s वाले में क्या आएगा, s ऑर्बिटल में आएगा, तो s ऑर्बिटल भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया, 2s2। उसके बाद क्या बना, 2p में जाएगा। 2p में जब जाएगा तो p के लिए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे कितना है, 11। अब जो लास्ट 11वां जाएगा वो किस में जाएगा, तीसरे के s वाले में, तीसरे के s में, और वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लाई करेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब किसी ऑर्बिटल के, मतलब कि किसी उपकोष के सभी ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं, मतलब क्या है, पूर्ण भरित होते हैं, तो उस कक्षक के या उस उपकोष के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और किसी भी तत्व के या परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये सबसे बाहरी कक्षा क्या हो गई, तीसरी वाली है, और इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले, सबसे बाहर ये है तो सबसे पहले रिएक्शन ये करेगा। अगर आपके घर में किसी से झगड़ा होता है तो घर के दरवाजे पे जो है वो सबसे पहले जाएगा, ना कि घर के अंदर जो है वो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें कई सारी जो आवश्यकता की मतलब होती है जानकारियां हमें मिल गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हमें अब क्या होगा, जैसे बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो केमिकल रिएक्शन, या रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो केमिकल बॉन्डिंग को नहीं बता सका। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस चारों क्वांटम नंबर्स की सहायता से हम किसी भी परमाणु के केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कर सकते हैं, हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां तक कि उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आइए चलते हैं, एक टॉपिक है कि चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है अपनी दूरी पे, मतलब अपने एक्सिस पे ही जो स्पिन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है, आवेशित कण है, तो मैक्सवेल का मैंने इस पहली वाली क्लास में बताया था कि मैक्सवेल ने यह कहा कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है हाई वेलोसिटी से, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण, चक्रण के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण। तो उसके लिए अगर हम उसे चुंबकीय आघूर्ण म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला आया हमारा n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी यूनिट है Vm, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये n क्या है, n है जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि देखिए जब किसी कक्षक में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक अगर दक्षिणावर्त है एक वामावर्त है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस कंडीशन में एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी उसको निरस्त कर देंगे।
ठीक है। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या होगा, इसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, जनरेट होगा। तो उस कंडीशन में म्यू इक्वल टू n+2 रूट में है ये, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी नंबर ऑफ सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, ये बेटर होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। इस तरह से ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश होता है। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सर कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताने का कष्ट करें, तो मैं आप लोगों के लिए बेटर और दूसरे तरीके से भी हो सकता है प्रयास करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप लोग कम से कम 1 से 30 तक, जैसे मैंने इस क्लास के शुरुआत में जुलाई में कहा था, होमवर्क दिया था कि कम से कम 50 एटम्स या 50 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और उनके जो साइन है रिप्रेजेंट करने का, उसको क्या करिए आप याद कर लीजिए। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं कि 1 से 30 तक के जितने भी एलिमेंट है उनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, पहले खुद लिखेंगे, नहीं होगा तो किताब से देख लेंगे और उसको समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताएंगे कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे आसानी से नहीं निकल पा रहा है, नहीं बना पा रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि इस चैप्टर का मात्र केवल उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना है और निकालने आना चाहिए, ठीक है। अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाते हैं तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर का आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो आपको केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं आएगी। तो उस नजरिए से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो ये चैप्टर फिनिश हुआ और आशा करता हूं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के मुझे बताएंगे भी कि सर मुझे समझ में आया और मैं अब निकाल पा रहा हूं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।